मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का कारोबार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम इस गरीबी से उभर पाए हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के मियाँ बीवी रामनगर के एक घर में रहा करते थे। सोनू कारखाने में काम किया करता था और सुमन उसके लिए दोपहर का खाना बना कर देती थी। सोनू बहुत कामकाजी था। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू तो इस कंपनी को अपना मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बना कर दिया है और तूने उसे ऐसे ही रखा है। जल्दी से टिफिन खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया है? अबे मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुझे रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, रुक जा। अरे भाई लंच ब्रेक हुआ है तो जल्दी चलना और मेरे लिए भी टिफिन खोल। मुझे जल्दी से भाभी के हाथ का खाना खाना है। अरे भाई ठीक है, थोड़ा सब्र तो कर, हाथ मुंह तो धोकर आऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। मिल बांटकर दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों लोग काम करते हैं। शाम को जब फुर्सत मिलती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अरे हमेशा की तरह ही रहा, कुछ खास नहीं था यार। अरे खास बात तो मैं तुझे बताता हूँ। क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जब मैं लंच के वक्त बॉस के केबिन की तरफ गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने? क्या बॉस तेरी शिकायत कर रहा था जो परेशान हो रहा है तू? अरे शिकायत विकायत की बात नहीं है, पर मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए कह रहा था कि फैक्ट्री में मुलाजिमों को कम कर देना है और ये सिलसिला कल से ही शुरू होगा। अभी क्या बात कर रहा है? अरे ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी तो इसी फैक्ट्री से चलती है। इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है तो इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही फिक्र तो मुझे भी हो रही है। अब करें तो क्या करें? आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को अपने घर पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आ सकते हो तो मैं भी आ सकती हूँ। सुमन भाभी ने बुलाया है, कह रही थी गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। ठीक हुआ तुम दोनों भी आ गए, मैं तुम दोनों के लिए गोलगप्पे लेकर आती हूँ। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आती हैं। सुमन बहुत ही लजीज गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू दोनों को बहुत पसंद आते थे। सोनू उससे अक्सर गोलगप्पे बनवाता रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाती ही हो और गोलगप्पे तो उससे भी अच्छा बनाती हो। इन गोलगप्पों में तो सच में करिश्मा है, कितना भी खाओ दिल नहीं भरता। अरे सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो इतने बड़े होते हैं कि 3 गोलगप्पे में ही पेट भर जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो हम अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानी की बात कर रहे हो तुम? खैरियत तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जा यार। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों खामोश लग रहे हैं जब से कारखाने से आए हैं। आकाश और सोनू अपनी बीवियों को ना चाहते हुए भी परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बातें बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वाकई वो कारखाना बंद हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया है, धीरे धीरे रसद भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। कुछ नहीं है खाने के लिए, बस 4 गोलगप्पे रखे हैं और थोड़ा सा पानी है। चलो तो उन्हीं को ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूंगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों गोलगप्पे खाते हैं और आने वाले दिन के बारे में सोचने लगते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खाते खड़ी क्यों हो गई? अगर आपको ठीक लगे तो मेरे मन में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं गोलगप्पे लजीज बनाती हूँ, तो क्यों न मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं।
वैसे तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है। गोलगप्पे खाना तो हर कोई पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो? आपने मेरे कानों के लिए बालियां बनवाई थी ना, वो किस दिन काम आएंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे गहने में नहीं बेच सकता। जेवरात बुरे वक्त में काम आते हैं। जब खाने के लिए खाना नहीं बचा है तो इन जेवरों का क्या करूंगी मैं? सुमन और सोनू बालियां बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं और सुमन अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन उन गोलगप्पों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकलते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, जायकेदार लजीज गोलगप्पे, आइए आइए, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। बाजार में बहुत सारे गोलगप्पे वाले थे, इसलिए उनके पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। अरे यहाँ बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है, हमारे गोलगप्पे तो बिक ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये कारोबार करके भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए और कोई खाने आ ही नहीं रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू और सुमन वहीं पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर दुकान के बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, गौर कीजिए, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर पेशकश चालू करें तो हो सकते हैं हमारे गोलगप्पे भी बिकने शुरू हो जाएं। जब तक लोगों को हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तो वो खरीदार कैसे बनेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे ये तो तुमने सच में एक बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। अब तो इस गोलगप्पे को खाने के लिए हमारे पास हर कोई आएगा। इस बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने एक बंदिश रखी है कि जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से अपनी पेशकश को बाजार में सबको सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ तो भाइयों सुनिए, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसे 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस मुकाबले में जो जो हिस्सा लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। ये बाहुबली गोलगप्पा जो खाएगा वो बाहुबली कहलाएगा। हाँ। सोनू के इस तरह से कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और 2 लोग आपस में गोलगप्पा खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनकी देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे को खाने के लिए और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई, आपके यहाँ के गोलगप्पे बहुत लजीज हैं। हालांकि हम इस मुकाबले को जीते नहीं हैं, मगर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पे खाने में। अरे यार सच में ये जनरल गोलगप्पे खा खा कर हम तो ऊब गए थे। अब ये बाहुबली गोलगप्पा बाजार में आया है, इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे जनाब, खाकर देखिए, बाजार में सबसे अच्छा गोलगप्पा यही है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर खाने आओगे। क्या कह रहे हो जनाब? क्या ये गोलगप्पे सच में अच्छे हैं? अरे अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो खाकर देख लीजिए। जीत गए तो 100 रुपए इनाम है। सभी भीड़ में बाहुबली गोलगप्पे के बारे में चर्चा करते हैं और बाजार के सभी लोग सुमन की दुकान पर गोलगप्पा खाने का मुकाबला करने आ जाते हैं। उनकी दुकान अब बाहुबली गोलगप्पे के नाम से मशहूर होने लगी थी। उसी बाजार में एक नत्थू पहलवान नाम का आदमी रहता था, जो सभी के गोलगप्पे मुफ्त में खाता था। वो सुमन की दुकान पर भी गोलगप्पे खाने के लिए आ जाता है। अरे ओ, नई नई दुकान खुली है, चल जल्दी से 5 प्लेट गोलगप्पे बना दे। जनाब गोलगप्पे तो मैं बना दूंगा, मगर हमारे यहाँ का बाहुबली गोलगप्पा खाकर बताइए। अगर आप ये गोलगप्पा खा लिए तो हम आपको साल भर फ्री गोलगप्पे खिलाएंगे। अरे बस इतनी सी बात है, तो चल एक काम कर,
इस शर्त में एक चीज और जोड़ ले। एक नहीं, मैं 5 बाहुबली गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा, समझ गया? अगर आप ये गोलगप्पा नहीं खा पाए तो आपको मुफ्त में खाने की आदत को छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें मंजूर है। नत्थू पहलवान के सामने 5 बाहुबली गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और नत्थू पहलवान बाहुबली गोलगप्पे खाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन वो उसमें हार जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार मुफ्त में गोलगप्पे खाना छोड़ देता है। सभी सोनू को शुक्रिया कहते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब्दुल मियाँ के इंतकाल के बाद उनके तीनों बच्चे यतीम हो गए। अब उनके सर पर वालिद का साया नहीं था। अब क्या होगा? कैसे हमारा घर चलेगा? 2 जवान बेटियों की शादी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। लेकिन तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोल ले? लेकिन उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की फिक्र मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और बस एक बार सब ठीक हो जाए तो तुम तीनों इसे मिलकर छुड़ा लेना। लेकिन अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। जेवर का क्या है, वो तो वापस मिल ही जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के जेवर ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है! हमने कभी इतनी लजीज बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है, हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी। बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दे दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। ये आपका। 1 माह बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस माह का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया अम्मी, अगले माह ही आपके जेवर छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का खानदान बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली मर्तबा उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहनों ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की इत्तिहाद की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ माह में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही जायका है, ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है। भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के जायके की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें दावत के केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक दावत है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल, मिलेगी ना, लेकिन वही जायका चाहिए जैसा हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा। आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर निकाह था, लेकिन किसी वजह से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो, कम से कम कादरी साहब को दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी
लेकिन उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ है? वो तो घर गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों कहा। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था तो उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन किसी वजह से उनके घर का निकाह टूट गया तो बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम वो बिरयानी बेच देंगे, लेकिन आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी कमा सकते थे ना आपा? हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए, और उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी गुफ्तगू बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से मुत्ताफिक नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा। उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ माह बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बिक जाएगा। हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वही बिरयानी बेची और वो दोनों बेहद खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से बेखबर थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर के प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो जायका नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाईजान? हम तो हमेशा से वैसे ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझ आने लगी और उन्हें वो जायका पसंद नहीं आ रहा था। यकायक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। यकायक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं, और फिर अगले दिन शिफा को एक तरकीब सूझी। शिफा ने एक तख्ती लिखवाई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हम सबको मुफ्त में बिरयानी खिलाएंगे। ये तख्ती शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने तख्ती पढ़ी और वो मुफ्त की बिरयानी खाने होटल आ गए, और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का जायका पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको 1 हफ्ते मुफ्त की बिरयानी खिलानी पड़ी, लेकिन उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी। चक्रधरपुर का राजेंद्र बाजार खाने पीने के सामान के लिए मशहूर था। वहाँ पर तरह तरह के खाने का सामान मिलता था और दूर दूर से लोग खाने आते थे। इसी में एक दीपक पानी पूरी नाम का ठेला था। उसकी पानी पूरी पूरे शहर में मशहूर थी। अरे भाई, एक पानी पूरी लगा दो। हाँ, जी जनाब, अभी लगाते हैं। एक बार दीपक की पानी पूरी खाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे और बार बार यहीं पर आओगे। ये दीपक का वादा है आपसे।
दीपक के ही बगल में सुरेश के फलों की दुकान थी। दीपक और सुरेश अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के दुकान के सामने विनोद के फायर पान की दुकान थी। दीपक और सुरेश की अच्छी बनती थी, पर दोनों की ही विनोद से अच्छी नहीं बनती थी। सुरेश अपने फल की दुकान बंद कर रहा होता है। अरे दीपक, चल भाई, 10 बज रहे हैं, अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया। हाँ हाँ, बस बंद ही करने वाला हूँ। क्या तुझे पता है कि विनोद की दुकान 2 दिन से क्यों बंद है? अरे मुझे क्या शौक है कि मैं विनोद की जानकारी रखता रहूं। गया होगा कहीं शिमला मनाली घूमने, फेसबुक पर उसकी पोस्ट नहीं देखता। अपनी दुकान की भी तस्वीर हमेशा करते रहता है और यूट्यूब से भी वो पैसे कमा लेता है। उसका फायर बैन तो पूरे देश में मशहूर है, पता है ना? हाँ भाई, ये तो सही बात है। हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। हमारी तरह तो देश में लाखों लोग हैं। उसकी दुकान कुछ अलग है, इसीलिए मशहूर है। अरे चल छोड़ भाई, घर चलते हैं, चल। सुरेश और दीपक साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन होता है। सुरेश दीपक को फोन करता है। हाँ हेलो दीपक, तू मेरी आवाज सुन पा रहा है? हाँ भाई बोल, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे दीपक, जल्दी से न्यूज खोल कर देख। अरे भाई, हम बर्बाद हो चुके हैं। ये क्या बोल रहा है तू? अरे अरे रुक, मैं देखता हूँ। दीपक न्यूज चैनल खोलता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज। चक्रधरपुर के राजेंद्र मार्केट में हुआ बड़ा हादसा। लगी भयंकर आग, 75 दुकानें जलकर हुई खाक, 12 की मौत और 25 घायल। फायर पान की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ हादसा। फायर पान के दुकान के मालिक विनोद की हुई घटना स्थल पर मौत और आसपास की दुकानें भी बर्बाद हो गईं। ये सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। 2 मिनट के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर गेट खोलता है तो देखता है सुरेश खड़ा होता है। उसकी आंखें भी लाल होती हैं और वो गहरी चिंता में लगता है। अरे सुरेश, अरे ये क्या हो गया भाई? अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे विनोद के बारे में हम कल क्या क्या बोल रहे थे, हम उसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। दीपक और सुरेश एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों खामोश होते हैं। अरे चल यार, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। चलकर दुकान की हालत देख कर आते हैं। हाँ हाँ भाई, चल चल, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। सुरेश और दीपक साथ में राजेंद्र मार्केट जाते हैं। वहाँ पर अपने साथी दुकानदार से भी मिलते हैं, जिनकी दुकानें जल चुकी होती हैं। अरे अब तो हमें फिर से नए सिरे से दुकान शुरू करनी पड़ेगी और हम जिस हालत में थे वहाँ पर पहुँचने में तो हमें महीनों लग जाएंगे। अरे भगवान करे जिनके साथ ये अनहोनी हुई है उन्हें और उनके परिवार वालों को कुछ ताकत मिले। भगवान उन्हें फिर से हिम्मत और ताकत दे ताकि वो फिर से उठ सके। दीपक और सुरेश अपनी दुकान फिर से बनाने में लग जाते हैं। उनके सामने ही विनोद की दुकान जली पड़ी होती है। विनोद के परिवार वाले एक बार उनके दुकान को देखने आते हैं और उसकी बीवी बहुत रो रही होती है। ये सब देखकर दीपक और सुरेश को बेहद बुरा लगता है। यार, जब भी मेरी नज़र विनोद की जली हुई दुकान पर पड़ती है तो मुझे उसकी बहुत याद आती है और बहुत तकलीफ होती है। उसके फायर पैन की दुकान कितनी फेमस थी। वो पहला इंसान था जिसने फायर पान की दुकान शुरू की थी। हमें उसकी याद में कुछ करना चाहिए। अरे मगर हम क्या कर सकते हैं? दीपक और सुरेश की दुकान धीरे धीरे लाइन पर आने लगती है। दीपक और सुरेश रोज विनोद की दुकान देखते हैं और उन्हें बेहद दुख होता है। फिर एक दिन दीपक को एक आइडिया आता है। यार सुरेश, मेरी बात सुन, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्यों न विनोद के फायर पान दुकान के नाम से हम लोग भी अपनी दुकान का नाम फायर पानी पूरी रख लें। इसका क्रेडिट विनोद को ही देंगे। इससे लोग उसे याद भी रखेंगे और हो सकता है हम भी मशहूर हो जाएं। हाँ यार, तेरी तरकीब तो अच्छी है, बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। इसके बाद दीपक और सुरेश मिलकर फायर पानीपुरी की दुकान शुरू करते हैं। उसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगाते हैं जिसमें विनोद के बारे में लिखा होता है और उसे ट्रिब्यूट दिया होता है।
उसमें लिखा होता है कि कैसे दीपक को विनोद की जगह से फायर पानी पूरी बनाने की सीख मिली। उसमें विनोद के बारे में भी लिखा होता है कि जैसे वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था, वो लोग एक और बोर्ड भी बनाते हैं जिसमें लोग अपना रिव्यू लिख सकते हैं। देखते ही देखते शहर में ये पानी पूरी बहुत मशहूर हो जाती है। अरे तूने देखा ना, मैंने कहा था ना तेरी तरकीब जरूर कामयाब होगी। मुझे पहले ही पता था। विनोद को भी बहुत अच्छा लगता होगा कि उसके कितने सारे दोस्त थे और लोग उसके बारे में कितनी बेहतरीन बातें हमारे रिव्यू बोर्ड पर लिखकर भी जाते हैं। अगर वो ये सब देख पाता तो कितना खुश होता। अरे हाँ यार, ये बात तो सच है। उसे तो सच में बहुत खुशी होती। मेरे ख्याल से हमें भी एक YouTube चैनल बनाना चाहिए जिससे हमारी भी पहुंच बहुत दूर दूर तक हो। हाँ, इस काम में तो बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सुरेश और दीपक फायर पानी पूरी के नाम से एक YouTube चैनल बनाते हैं। वो वहाँ पर फायर पानी पूरी की रेसिपी और उसे खाने का अंदाज शेयर करते हैं। उस पर बहुत व्यूज आते हैं और देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ ही जाते हैं। इससे जो भी कमाई होती है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं और फिर दोनों मशहूर हो जाते हैं और उनकी फायर पानी पूरी पूरे देश में मशहूर हो जाती है और बहुत से अलग अलग जगह पर बिकने लगती है।